आज भारत में जितने भी बहुजन संगठन चल रहे हैं, जितनी भी बहुजन पार्टियां चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारियों के पैसे से जो डोनेशन दिया गया उसी पर जाके वो आधारशिला खड़ी हुई। पहले क्या होता था कि लूटपाट कट्टा तमंचा बंदूक राइफल से होती थी। आज लूटपाट कैसे हो रही? भावनात्मक। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ज्यादा दिन तक ये नौकरियां नहीं चलेंगी, क्योंकि जब भी उस व्यवस्था के लोग आए उन्होंने 100 साल तक इस व्यवस्था को बात किया डॉक्टर साहब, और इस व्यवस्था को बात किया। उन्होंने कहा कि आखिर इस देश में जिनको हम ऊंचे चबूतरा नहीं बनाने देते थे, जो हमारे सामने सर उठा के नहीं चल सकते थे, मूछे नहीं रखा सकते थे, जूते पहन के हमारी गली से नहीं निकल सकते थे, आज बढ़िया एकदम चढ़ाचढ़ और बढ़िया लच्छेदार बाल पे कंघी फिराते हुए निकल रहे हैं। इन परंतु जो बुद्धिजीवी लोग थे हमारे, उन्होंने कहा ये हम लोगों का ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी व्यवस्था में देखेंगे, आप अगर थोड़ा सा सोचेंगे, अगर मैं गलत ना हो, जितनी नौकरियां मिली थी आरक्षण की वजह से या संविधान की वजह से, सबसे ज्यादा उसमें एम्प्लॉयमेंट मिला था हमारे सफाई कर्मचारियों को। क्योंकि उसमें फैमिली के लगभग 80% लोगों को काम मिला था ना। तो उससे हमारे जो परिवार थे वो सुधरने लगे, अच्छा दिखने लगा। सो सबसे ज्यादा सुधार जो सफाई कर्मचारी थे हम लोग, उनमें आया। मगर उन लोगों ने क्या किया, जो मनुवादी लोग हैं, जो ऊपर सोच के लोग थे, तो पहले इनको अपनी जगह पहुंचाने के लिए क्या किया जाएगा, इनको इस हटाया जाए इससे। तो उन्होंने क्या काम किया, उनको तो लगा दिया अटेंडेंट बना के, परंतु वहां उस पे निजीकरण के तहत जो आउटसोर्सिस थी उससे एम्प्लॉय ले लिए। जो एम्प्लॉय गवर्नमेंट का 60,000 उस टाइम में मिलते थे, वो तो उन्होंने हटा लिए, जो कुछ लोग थे। बाकी 10,000 12,000 में सफाई वाले रख लिए। सफाई वाले तो वे तो हमारे लोग आए ना, एससी लोग आए ना, और तो कोई सफाई में नहीं आया। परंतु जो आते तब उनको मिलता 60,000 रुपए अपॉइंटमेंट हो जाते, परंतु वो चाल चली उन्होंने, जो परमानेंट उनको काम से हटा दिया, खुश हो गए। बाकी जो नए लोग भाई नए भर्ती कर लेते बाहर से, उनसे काम करा लेंगे। तो हम वहां वीक पड़े संभवतः। हम, मेरा ऐसा ही मानना है कि अगर हम वहां थोड़े स्ट्रिक्ट होते निजीकरण में, ये जो आउटसोर्सिंग नहीं लेते हैं बाहर से, तो हमारी ये नौकरियां बची रहती। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जहां को हम बचा नहीं पाए सब लोग। क्योंकि कहते तो हैं बहुत कम परसेंटेज है, जितने नौकरी वाले हैं उतने भी फाइट में नहीं आ पाते, परसेंट में नहीं आ पाते। तो ये संविधान बचाने की बात बैनरों में चलती है, चली भी है, प्रयास भी किए, प्रयास हो रहा है, पर इतना प्रयास नहीं हो रहा जिसका रिजल्ट आ जाए। क्योंकि अभी हम डाउन टू अर्थ की तरफ है, कोई मतलब डाउन टू मतलब अब की तरफ तो है नहीं। डेली कोई ना कोई प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाते हैं। आज भारत में जितने भी बहुजन संगठन चल रहे हैं, जितनी भी बहुजन पार्टियां चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारियों के पैसे से जो डोनेशन दिया गया उसी पर जाके वो आधारशिला खड़ी हुई। न ये जो बड़ी बड़ी कोठियों में रानी महारानी और राजा महाराजा जो लोग बैठे हुए हैं, हनुमान और श्री कृष्ण बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो संविधान से प्रदत्त बाबा साहब ने जो हमको आरक्षण की व्यवस्था की, जिससे हम लोग नौकरियों में आए, और उन नौकरियों से आए लोगों ने बामसेब और DS4 को तैयार करके एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया इस देश में, और उन लोगों को गुमराह भी किया गया। पहले क्या होता था कि लूटपाट कट्टा तमंचा बंदूक राइफल से होती थी। आज लूटपाट कैसे हो रही? भावनात्मक। उन्होंने कहा कि जिसके यहां खाने के नहीं, कांसीराम बहुत चालाक व्यक्ति था। अब कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा कि कांसीराम के विषय में ऐसा बोल रहे हैं। मैं उनकी भावनाओं का कद्र करता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मक्कार समाज हमें जुड़ेगा नहीं, तो जुड़ेगा कैसे? जब ये कुटेगा
पिटेगा तब जुड़ेगा, तो उन्होंने तिलक तराजू का नारा दिया। आप बताइए, आपके यहाँ खाने को नहीं है, आप काम करने उनके यहाँ जाते हो, अपनी बकरी और भैंस चराने उनके खेतों में जाते हो, और जब तुम उन्हें जूतों की बात करोगे तो तुमको वो क्या करेंगे, तुम्हारी सर्विस कर देंगे। हम लोग सवाल नहीं करते हैं, हम लोग वोट किस पर करते हैं? ये हमारी जात का है, ये हमारे क्षेत्र का है, ये हमारी पार्टी का है, ये हमारी कम्युनिटी। जिस दिन क्षेत्रवाद, भाषावाद और जातिवाद पर चुनाव होना बंद हो जाएगा, उस दिन निश्चित ही हमारी दिशा और दशा सुधर जाएगी। सांस्कृतिक परिवर्तन की धरोहर जो बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, जिंदगी भर हिंदू धर्म से लड़ते रहे, और उन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया। आज देख रहे होंगे कि जब भी मुसलमानों से लड़ने की बात आ जाती है तो हमको हिंदू का पाठ पढ़ाया जाता है। खंडा जी थोड़ा बात मत करिए, अभी और चर्चा हो जाएगी। जब मुसलमानों से लड़ने की बात होती तो हमें हिंदू का पाठ पढ़ाया जाता है। कोई कहता है भाई नहीं हम हिंदू हैं, और जब अधिकारों की बात आती है, जब वोट लेना होता तब भी कहते हैं हिंदू खतरे में, भाई हम ही को वोट दे दो, हम ही पूरे ठेकेदार हैं। और जब अधिकारों की बात आती है, जब कुछ देने की बात आती है, तो हम धोबी धानुक चमार कोरी हिर गड़गिया कुर्मी काछी, ये सारी चीजें हो जाते हैं। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। पढ़ा लिखा होना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल ठिलिया वाले भी एमए पास हैं, एक जमाना होता तो लोग कहते थे मिडिल पास हैं। तो आज आप बिल्कुल अनपढ़ हैं, अगर आपको सामाजिक ज्ञान नहीं है तो मैं उसको पढ़ा लिखा नहीं मानता हूं। जरूरी नहीं हम सरकारी सेवा में आए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ज्यादा दिन तक ये नौकरियां नहीं चलेंगी, क्योंकि जब भी उस व्यवस्था के लोग आए, उन्होंने 100 साल तक इस व्यवस्था को बात किया डॉक्टर साहब, और इस व्यवस्था को बात किया। उन्होंने कहा कि आखिर इस देश में जिनको हम ऊंचे चबूतरा नहीं बनाने देते थे, जो हमारे सामने सर उठा के नहीं चल सकते थे, मूछे नहीं रखा सकते थे, जूते पहन के हमारी गली से नहीं निकल सकते थे, आज बढ़िया एकदम चढ़ाचढ़ और बढ़िया लच्छेदार बाल पे कंघी फिराते हुए निकल रहे हैं। इनकी उन्नत कैसे हुई? तो उन्होंने देखा कि ये सारे लोग सरकारी स्कूलों से पढ़कर नौकरियों में आ गए, डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, मास्टर, आईएएस, पीसीएस, सारे चीज बन गए हैं। और यहां तक उन्हीं से पढ़ने वाले लोग, जब उनके घर का आईएएस पीसीएस बन गया तो उनके घर में जो दादा टाइप का आदमी था, थोड़ा शारीरिक और दिमाग वैसे मजबूत था, तो कह दो चलो तुम राजनीति कर लो, तुम जिला पंचायत लड़ दो, प्रधानी लड़ लो, तो प्रधान बन जाओ। उन्हीं के पैसे से वो खड़े हो गए जो आज जगह जगह दिख रहे हैं, चाहे हनुमान बने, चाहे वो घनश्याम बने, कुछ भी बने। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले इन संस्थाओं को बर्बाद किया जाए, क्योंकि अगर सही पूछा जाए कि अगर 84 में कांसीराम ना आते तो हो सकता था दलितों की और पिछड़ों की दशा और भी सुधर जाती, क्योंकि जो कांग्रेस हमको दे रही थी। अब राजनीति की बात नहीं कहना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर कंपनियां, पब्लिक सेक्टर किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया? कांग्रेस ने किया। तो अगर वो सारी व्यवस्था दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो हमारे तथाकथित मसैया आए, उन्होंने हमें विलन बना दिया और हमें उनको गालियां दे देकर उनके नजरों में हमें विलन बना दिया। तो जो दे रहे थे ना, उन्होंने देना स्टॉप कर दिया। और आप 4 बार आए, आप 4 बार सत्ता में आए, आप पूर्ण बहुमत की सत्ता में आए पूरे भारत में। मैं उस चीज को गवाह हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा था जिसकी मुख्यमंत्री बहुजन समाज के वोटों से बनी बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी के उसमें आरक्षण छीना गया। जब सुप्रीम कोर्ट का नागराज का डिसीजन आया था कि जो है आरक्षण चाहे तो राज्य सरकारें दे सकती हैं, बशर्ते उनका प्रतिनिधित्व देख लें, उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर लें और विशेष टीम बना के वो पदोन्नत में आरक्षण दे सकती है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और उसकी पैरवी सुप्रीम कोर्ट में करवाई गई। और किससे करवाई गई? सारे लोग जानते हैं। समय से आंकड़े प्रस्तुत ना करने की वजह से लाखों लाख लोग रिवर्ट हुए। समाजवादी पार्टी की सरकार आई,
उन्होंने एससी का मतलब एससी समझकर दरोगा को सिपाही बना दिया, कलेक्टर को डिप्टी कलेक्टर बना दिया, बाबू को चपरासी बना दिया। तो इस तरह के जो काम हुए उसका आज भी वो पश्चाताप कर रहे होंगे, आज भी भोग रहे। आज उन्हें पीडीए चिल्लाने पर मजबूर इसीलिए होना पड़ा कि भारत में और भी मुख्यमंत्री थे। रामनगर में का जो निर्णय आया था उसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि आप रिवर्ट कर दीजिए, लेकिन हमारे यहाँ की सरकार ने हम लोगों को रिवर्ट करने का काम किया। वो बदनामियां झेली, किसकी वजह से झेली? वो तथाकथित हमारी जो नेता और पार्टी की वजह से। आज वो नेता और जो हमारे लोगों ने जाति के आधार पर उनको जो इतनी ताकत दी है, अभी एक नए नेता और तैयार हो गए, लेकिन पहाड़ा वो उन्हीं का पड़ रहे हैं। मैं देख रहा था कि जब वोट चोरी की बात भारत के नेता प्रतिपक्ष ने उठाई और पूरे इलेक्शन कमीशन को उन्होंने एक्सपोज किया, तो उस देश में विपक्ष के 300 एमपी मार्च कर रहे थे, उसमें हमें 2 एमपी नहीं दिखाई दिए। खासतौर शायद बहुजन समाज पार्टी का राज्यसभा में एमपी हैं और चंद्रशेखर जी और असदुद्दीन ओवैसी शायद हमें नहीं नजर आए, किसी को नजर आए हों तो नहीं आए। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप मूक दर्शक बन के उनका समर्थन कर रहे हो। आज निजीकरण हो रहा है। कांसीराम जी ने जब ये लिखा है कि 20 करोड़ नौकरियां 1982 में थी, तो आज नौकरियां कैसे कम हो गई पूरे देश में? आज सारे लोग जो है जिनको देख रहे हैं, आज अगर उनकी बात कह दो और कोई अगर दलित समाज का आदमी किसी पार्टी में जाके विधायक बन जाए तो वो गद्दार हो गया, सांसद बन जाए तो वो गद्दार हो गया। एक ही पार्टी अकेली अंबेडकरवाद का सर्टिफिकेट बांट रही है पूरे भारत में। मतलब वहां से उठा के वहां तुम गए नहीं, तो तुम्हें उठा के सीधे खड़ा कर दिया गया, तुम ही अंबेडकरवादी हो। क्या अंबेडकरवाद ये कहता है कि किसी को समानता न दी जाए? क्या अंबेडकरवाद ये कहता है कि मंच पे एक ही कुर्सी लगाई जाए? ये अंबेडकरवाद नहीं कहता है, वो अंबेडकर के सच्चे अनुयायी नहीं है। क्या अंबेडकरवाद ये कहता है कि जो है जब हमारे संविधान पर हमला हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे? घरों में बैठ के ट्यूट से सरकारें नहीं चलती, कोई जन आंदोलन नहीं हुआ? क्या निजीकरण के खिलाफ जिनको हमने खून पसीने से सींचा है और उनके कहने पर उनको हुक्मरान बनाया है, कोई एक आंदोलन किया हो? बताओ भाई, आप लोगों की निगाह में हो कि निजीकरण हो रहा है, आज हम संसद जंतर मंतर घेरेंगे, आज हम पार्लियामेंट घेरेंगे? नहीं घेरा ना। ये जब सरकारें इस प्रकार की व्यवस्था आती है तो निजीकरण की सुनामी आ जाती है। उस सुनामी में जायज सी बात है कि दलित जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनका डूबना निश्चित है, क्योंकि इनके द्वारा जो बनाए हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने टिकट और विकेट के चक्कर में मौन धारण किए हैं। तो और जबकि वो हमारे बोर्ड से गए हैं, निर्वाचित आरक्षित क्षेत्रों से चुन के भी गए हैं, तो उनका अधिकार है कि आरक्षण को बचाए रखें। अब वो ये सोच रहे होंगे कि नहीं अभी तो नौकरियों में आरक्षण जा रहा है। भाई आप ये बताओ, उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राथमिक विद्यालय मर्जर किए जा रहे हैं। कुछ हो चुके, कुछ थोड़ा बहुत जब दबाव बना संगठनों के द्वारा, लोगों ने जन जागरण चलाया तो सरकार बैकअप हुई और उसने कहा कि जो 1 किलोमीटर के दायरे में हम उनका मर्जर नहीं करेंगे, जो 1 किलोमीटर के ऊपर है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो अंदर विभाग में वो जानता है ऐसा नहीं है, क्योंकि अधिकारियों को श्रेय लेने का, बॉस का श्रेय लेने की होड़ पड़ जाती है। उन्होंने अंधाधुंध 2000 करीब विद्यालय वापस किए हैं। आप ये समझ लीजिए 25,000 विद्यालय। एक विद्यालय में जो आरटी एक्ट हमारा 2009 है वो कहता है कि 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए और जूनियर सेक्शन में 35 पर एक अध्यापक होना चाहिए। तो हर विद्यालय में मिनिमम 2 अध्यापक। इसका मतलब 25,000 विद्यालय बंद होने का मतलब है 50,000 वैकेंसियों पे फुल स्टॉप लगना। लगा? कोई चिल्लाया? जिस पार्टी को आंदोलन करना चाहिए था, जो पार्टी उनके पैसे पर खड़ी हुई थी, वो क्या बाहर निकल के आई?
तुमने बहुजन पाठशाला क्यों नहीं खोला? समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला खोल दी, सरकार पे दबाव बना, स्कूलों के बाहर पाठशालाएं खोल दी। तुम यहाँ सिर्फ जो है जब हम चुनाव आएगा, जब हम सत्ता में आएंगे तो सत्ता में तो हम नहीं है, तो लात जूता खाने का जिम्मा हमारा ही है। अभी तक हम जूते बनाते रहे, अब जूते खाने का भी काम करने लगेंगे। तो ये इस समाज का सत्य है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।